नमस्कार किसान भाई बहनों। वातावरण में चारों ओर ऋतुराज बसंत की छटा छाई हुई है। रंग बिरंगे फूल, लहलाती फसलें, आमों में बोर किसका मन मोहित नहीं करते। किसान भाइयों, जब भी हम गांव की ओर आते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसानों से चर्चा करते हैं, सच मानो ये ऐसा सुखद पल होता है। हमें ऐसा लगता है कि किसानों के बीच जाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं एक ऐसे पढ़े लिखे उन्नतिशील किसान जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद खेती में एक नई ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ग्राम मदनई विकासखंड बैरसिया के उन्नतशील किसान श्री दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आप जब खेती का आपका मन हुआ करने को, आप तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं किसान पुत्र हूं और बचपन से पिताजी को खेती करते हुए देख रहा हूं। मैंने शुरुआती शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल से ली और फिर मैं उच्च शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्र में आया, शहर में देखा, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं कृषि की तरफ रिझाता रहा और मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा काम है जिससे कि मैं सबके लिए और अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। तो तदुपरांत मैंने एमएससी की, मैथमेटिक्स से की, अच्छी शिक्षा ली, लेकिन वापस मैं खेती की तरफ आया क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि खेती में अभी भी बहुत कुछ पिछड़ेपन पे है। जो रूढ़िवादी खेती हो रही है उसमें बदलाव करने की मैंने कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी रुचि इसमें लगी। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद आपका जो रुझान हुआ खेती की तरफ हुआ, सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको पूरे देश और प्रदेश के किसान और ख़ास तौर से पढ़े लिखे नौजवान देख रहे हैं कि पढ़ लिखने के बाद खेती में क्या लाभ मिलता है। तो लाभ की बात चली तो आप कैसे खेती कर रहे हैं इस समय? वर्तमान में आपके फार्म पर कौन कौन सी फसलें हैं? शिक्षा का लाभ तो हर जगह मिलता है क्योंकि विद्या ददाति विनयम। अगर विनय आपके पास में है, विवेक है, तो आप कृषि और कोई भी कार्य आप करेंगे बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वर्तमान में मैं आधुनिक खेती की तरफ अग्रसर हूँ, जिसमें मैंने अच्छी हाइब्रिड वैरायटियाँ मैंने लगाई हुई हैं जो कि गेहूँ की उन्नत किस्में हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि कम मेहनत में और कम खाद में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और वर्तमान में समय भी वो है, उस हिसाब का है कि आपको कम अपनी ताकत, कम ऊर्जा खर्च करने पे अच्छी पैदावार मिल सके। मैंने चुनाव किया कुछ ऐसी वैरायटियों का जो कि बहुत कम समय में, कम पानी में अच्छी पैदावार दे सकती हैं, जिसमें कि DBW 303 है और एक वैरायटी DBW 222 है। HD 3226 भी वैरायटी है, पर वो कुछ समय अवधि ज़्यादा लेती है। कुछ इस प्रकार की वैरायटियाँ जो कि खाने में भी उपयोगी होती हैं और समय अवधि में किसान को अच्छी पैदावार दे सकती हैं, जिससे कि किसान बेहतर मुनाफा कमा सकता है मार्केट में। दिग्विजय सिंह जी, अभी आपने बताया कि आप उन्नत किस्मों को बोते हैं, तो इन किस्मों से बोने से आर्थिक रूप से क्या लाभ है हमारे किसान भाइयों को? देखिए, आर्थिक रूप से लाभ कुछ इस प्रकार हो सकता है किसानों को, क्योंकि पुरानी जो किस्में हैं वो उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही शक्ति खर्च करने पे कम पैदावार देती हैं। वर्तमान में जो अधिकतम विक्रय मूल्य जो चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप ज़्यादा खेत में पैदा लेते हैं, प्रति एकड़ अगर आप 20 क्विंटल से 25 क्विंटल निकालते हैं, तो 5 क्विंटल का जो बोनस आप जैसे कहेंगे वो आपका मुनाफा रहेगा। और जो केवल वर्तमान में जो हाइब्रिड वैरायटी चल रही हैं, जो उन्नत किस्में हैं, उनसे ही संभव है। क्योंकि हमारे पिछले समय में जो वैरायटियाँ चलती थी, पूर्व में चलित जो वैरायटियाँ थी, उनमें इतनी पैदावार की क्षमता नहीं है। और मेरी सलाह किसानों को भी यही है कि वो जब भी खेती करें, अच्छा बीज और अच्छी किस्म का चुनाव करें, जिससे कि उनको अधिकतम पैदावार जैसे मिल सके। आपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से जो गेहूं की उन्नत प्रजातियों के बारे में बताया है कि इससे इतना फ़ायदा हो सकता है, तो वर्तमान में गेहूं फसल की क्या स्थिति है? कब तक इसकी कटाई शुरू हो सकती है और प्रति एकड़ या कुंटल कितना उत्पादन आप ले लेते हैं? जी, आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि सभी केंद्रित होते हैं। अच्छी वैरायटियों में उत्पादन अच्छा होना चाहिए, ये सभी जानते हैं। मैंने कुछ वैरायटियों का चुनाव किया पिछले 2 वर्षों पहले। अधिकतम प्रति एकड़ जो उत्पादन मैंने लिया है वो 38 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन लिया है। और लेकिन उन वैरायटीज़ का क्या एक रहा है कि वो धूमिल प्रजातियों में आती हैं, जिनका कि रंग भी फीका होता है और मंडी में अच्छा दाम भी नहीं मिल पाता। जो मध्यम उपज की जो किस्में हैं, किसान भाइयों को वो चुननी चाहिए। और मैंने जो लगाई वो किस्मों में ये खासियत है कि वो खाने में भी उपयोगी हैं,
और उनका मंडी में दाम भी अच्छा मिलता है और वो लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार देती है। औसतन हम एक प्रति एकड़ अगर वर्गीकृत करें तो लगभग 6 से 6,500 रुपये प्रति एकड़ हम जो है खर्चा करते हैं गेहूं की फसल के लिए, और उत्पादन उसमें अगर अच्छा प्रति क्विंटल मिल जाता है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर 32 क्विंटल प्रति एकड़ मिलता है, जो सरकार ने वर्तमान में हमारे लिए खुशी की बात है 40 रुपये प्रति क्विंटल इजाफा कर दिया है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 42,000 रुपये प्रति एकड़ हम लोग मुनाफे में हैं। अभी आपने बताया कि 42,000 प्रति एकड़ का लाभ आप प्राप्त करते हैं, तो वर्तमान में आपने कितने एकड़ में गेहूं लगाया है? अगर चना लगाया हो तो वो कितने क्षेत्र में लगाया, और अन्य रबी फसलें बोई हैं तो कौन कौन सी बोई हैं और किस प्रजाति की बोई हैं? जी, वर्तमान में मैंने लगभग 82 एकड़ में गेहूं लगाया है। अन्य फसलों में भी है, मैंने सरसों लगाई हुई है, चना भी मेरे पास में है, कुछ 5 एकड़ में मैंने चना लगाया है। RVG 201 करके जो वैरायटी है, आधुनिक वैरायटी है, वो अच्छी पैदावार उसकी मिलती है। और इसके अलावा मैंने कुछ अलसी भी लगाई हुई है अपने यहाँ फार्म पे। मुख्यतः अलसी जो है कृषि के किसानों के उससे उतर चुकी है, पर मेरी व्यक्तिगत एक सलाह है कि किसानों को अलसी का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसानों को, युवा किसानों को खास तौर पे एक चीज़ का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि मैंने महत्वपूर्ण माना अपनी खेती के लिए, कि एक ट्रेंड जो चलता है, एक रूढ़िवादी जो खेती चलती है, वो एक के पीछे एक ही फसल को लगाना होता है। जबकि मेरा ये मानना है कि हमें सब्जियां भी लगानी चाहिए, गेहूं भी लगाना चाहिए, चना, जिसे मल्टी क्रॉप जिसे बोलते हैं, अन्य किस्मों को भी, अन्य वैरायटियों को भी, अन्य फसलों को शामिल करना चाहिए, ताकि हर फसल हमें एक बराबर मौसम के हिसाब से पैदावार दे सके, जिससे कि हम सभी फसलों का मिलजुल के उनका जो दाम प्राप्त कर सकें, और ये हमारे मुनाफे की बात है। मैंने जो पायनियर की सरसों लगाई है उसकी भी उत्पादन अच्छा है, लगभग 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार वो दे देती है। वर्तमान में मंडी में लगभग 7,500 से 8,000 रुपये क्विंटल उसका रेट चल रहा है। चना जो है, चना भी कटहल में आता है। दालों की अधिकतम मांग है हमारे देश में, और धीरे धीरे चने की उत्पादन कम होता जा रहा है, क्योंकि गेहूं की तरफ किसान ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। तो मेरी एक सलाह भी है कि किसानों को कि गेहूं के अलावा उनको चना भी लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटे से अंतराल के बाद हम आपको जानकारी देंगे कि ये नौजवान किसान अपने उत्पादन को कहां कहां बेचते हैं, उससे क्या लाभ कमाते हैं और भविष्य में इनकी क्या योजना है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना
तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अंतराल के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्री दिग्विजय सिंह जी से, जो पढ़े लिखे नौजवान किसान हैं। आइए उनसे जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी, जहाँ तक आपने कहा कि फसलों का बहुत बढ़िया आप उत्पादन लेते हैं और आप तो बहुत पढ़े लिखे और अच्छे किसान हैं, तो इन फसलों को आप ये बताएं कि कहाँ कहाँ इसका विक्रय करते हैं, क्या उसका तरीका है, अच्छे लाभ, अच्छी कीमत के लिए आप इन किन किन बाज़ारों में बेचते हैं? देखिए, अच्छी कीमत के लिए तो हम सबसे पहले इनका शोधन करते हैं, मतलब सफाई करते हैं। फसल कटाई उपरांत तत्काल हम मंडी नहीं लगाते, उसको व्यवस्थित तरीके से हम संग्रहित कर देते हैं। तदुपरांत इसको जो है हम ग्रेडिंग करते हैं। हमने एक प्लांट लगाया हुआ है वहाँ पे, उसकी पूरी सफाई करते हैं। जो टुकड़ा है, ख़राब दाना है, जो उसमें मिट्टी के कण या अन्य कचरा होता है, उसको हम सफाई कर देते हैं। उसके बाद उसकी ग्रेड बना के फर्स्ट ग्रेड जो होती है, प्रीमियम क्वालिटी जिसे हम बोलेंगे, वो हम बीज के लिए रखते हैं। बीज हमारे, क्योंकि हमें खुद बीज बनाता हूँ, तो हम हमारे किसान भाइयों के लिए मैं बीज रखता हूँ। जिनको आवश्यकता होती है वो मेरे पास से बीज ले जाते हैं। उसके बाद में हम शासकीय, जो सरकार ने भी हमें सुविधाएं दे रखी हैं फसल बेचने के लिए साधिकतम विक्रय मूल्य पे, तो हम पंजीयन करवाते हैं और पंजीयन के हिसाब से हमें जहाँ जहाँ केंद्र मिलते हैं उन केंद्रों पे हम अपना साफ़ किया हुआ गेहूँ और अन्य फसलें जो है वहाँ बेचते हैं। इसके अलावा एक हम और भी व्यवस्था हम साथ में करके रखे हैं। हमारे यहाँ मेरा खुद का गोदाम है अपना बनाया हुआ, जो कि मैंने केवल इसी कृषि के लिए फसलों को रखना, सुरक्षित तरीके से उनको बचाना, बीज की श्रेणी बनाने के माध्यम के लिए रखा हुआ था मैंने उनको। तो वहाँ मैं उसका शोधन करने के बाद गेहूं की विशेषता बात करूं तो गेहूं का जो मध्यम जो मेरा माल निकलता है,
उसको मैं आटा बनाता हूँ और आटा बनाने के बाद मार्केट में निकालता हूँ। उसके पीछे एक कारण है कि हमारा जो उत्पादन है, हम चाहते हैं कि अधिकतम हमें उसका मूल्य प्राप्त हो। अधिकतम किसान भाई जो होते हैं वो मजबूरी के चलते और संग्रहण की व्यवस्था ना होने के चलते उनको मजबूरी में उसको बेचना पड़ता है, जल्दी में ही बेचना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शासन की नीति तो हमारे लिए बहुत अच्छी है किसानों के लिए, पर समय अवधि ऐसी होती है कि पूरे एरिया के जो किसान होते हैं वो सब एक साथ बिक्री के लिए आते हैं, कुछ किसान रह भी जाते हैं और फिर धीरे धीरे भाव बढ़ता है। तो हम लोग इसीलिए माल को संग्रहित करते हैं और फसल आने के 2 और 3 महीने बाद हम उसकी बिक्री करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने बीज की बात की, आप उन्नत बीज तैयार करते हैं, भंडार कैसे करते हैं और बीज को आप क्या सरकार के माध्यम से बेचते हैं या कोई किसान आपसे स्वयं भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता हो? आपसे कैसे, कहाँ संपर्क करें? जी, मैंने सबसे पहले इसकी प्रक्रिया की। मैंने सबसे पहले सरकार से एक लाइसेंस लिया बीज संग्रहण के लिए और बीज बेचने के लिए। उसके बाद हमने उसका ग्रेडिंग यूनिट डाला और उसका सैंपल हमने सरकार को देते हैं। शासन उसको निश्चित करता है कि ये बीज बिक्री के लिए है कि नहीं है। शासन भी हमें मार्गदर्शन देता है बीज के लिए, और अधिकतर क्या होती है कि किसान हमसे स्वयं संपर्क करते हैं। और क्योंकि आजकल आधुनिक किस्मों का समय आ गया है और हर किसान चाहता है, सभी किसान चाहते हैं कि मेरे पास मेरी ज़मीन में अधिकतम पैदावार हो, अच्छी वैरायटी में लगाऊं, तो इसलिए संपर्क करते हैं किसानों के पास में सभी के पास संपर्क सूत्र हैं हमारे। और हमने इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठाया कि जो सोशल मीडिया है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ये एक सभी चीज़ों के अलावा इस चीज़ के प्रमोशन के लिए, इसके लिए भी हमने उपयोग किया। और इसकी पब्लिसिटी जो हमने की तो सब किसान भाइयों ने, हमने सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिससे कि सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं अलग अलग वैरायटियों को संग्रहित करने के लिए व्यवस्था करता हूं कि खेत में बोनी से लेके जब हम उसकी बोनी करते हैं उसका विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी अन्य प्रजाति के गेहूं या अन्य प्रजाति की किस्में उसमें ना मिलने पाएँ। इसके अलावा उनकी पूरी उम्र के दौरान और कटाई के समय विशेष तौर पे हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो किसी अन्य किस्म की उसमें मिलावट ना हो पाए। बाद में जब कटाई के उपरांत उसको पूरी तरह सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसे संग्रहित करते हैं। क्योंकि आजकल समय आ गया है आधुनिक, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर लूँ, तो दवाइयों का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि पिछले समय में जो हमारी पुरानी चीज़ें थीं वो ज़्यादा बेहतर हैं। हम लोग जब संग्रहित करते हैं तो नीम का तेल और नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गेहूँ बीज में नहीं होता है, जब मंडी में जाता है तो बाकी लोग उसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि जो कीड़ा लगने की और जो डंक लगने की शिकायत होती है, वो दवाइयाँ मानव शरीर पर नुकसान करती हैं। इसलिए हम जो है उनका संग्रहण करते समय नीम का तेल और नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह पाती हैं। और किसानों के पास जब वापस बीज के रूप में वो जाता है तो पूरी तरह सुरक्षित पहुँचता है, उसका अंकुरण बहुत अच्छा रहता है। जब वैरायटियों की बात आती है तो हम उनको संग्रहित अलग अलग करते हैं। कम से कम 10 फीट की दूरी अलग अलग किस्मों के रखने में होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी कारणवश चूहे भी अगर वारदाना काटते हैं या संग्रहण में आवागमन में उनके परिवहन में अगर कहीं आवश्यकता होती है तो वो बीज आपस में मिलने ना पाए। यदि खेत में मिला हुआ बीज जाता है तो किसान भाइयों को दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल वैरायटियों में उम्र का काफ़ी अंतर है। कुछ वैरायटी बहुत कम उम्र की हैं, कुछ ज़्यादा उम्र की हैं। अगर वो मिल जाती हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा उम्र की वैरायटी बाद में कटेगी तो किसान का जो फसल जो आएगी वो ख़राब आएगी, उसमें कचरा भी आ सकता है और वो संग्रहण के लायक नहीं बचती। दिग्विजय सिंह जी, आपने हमारे देश और प्रदेश के किसानों को बहुत बढ़िया जानकारी दी। हमें ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान खेती में कितनी उन्नति कर रहे हैं, अच्छी पैदावार ले रहे हैं, आधुनिक खेती कर रहे हैं, साथ साथ परंपरागत खेती को आधुनिक ढंग से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मसाला फसलों के उत्पादन से जुड़े किसान, तकनीकी खेती से बड़ा लाभ, 352 मिनी किट्स का लक्ष्य प्राप्त, सब्जी की खेती ने बदली किस्मत और उन्नत खेती से हमारे दिन फिर गए। और अब खबरें विस्तार से।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उद्यानिकी विभाग एक जिला एक उत्पाद योजना को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी से जुड़े किसानों को चिन्हित उत्पाद की खेती के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं और कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्सरियों को डिमांड ड्रिवन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन पौधों की मांग होती है नर्सरियों में ऐसे पौधों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। विभाग द्वारा बताया गया कि उद्यानिकी नर्सरियों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जा रहा है। इस योजना में स्व सहायता समूहों के माध्यम से 137 उद्यानिकी नर्सरी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया और अन्य मसाला फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान पर है। मसाला फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों को बढ़ावा देना चाहिए। मसाला फसलों की प्रसंस्करण इकाइयों भी लगानी चाहिए। कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर भोपाल के निकट ग्राम बोरखेड़ी के किसान सौदान सिंह ने अनुपयोगी कृषि भूमि को बेहतर आमदनी का जरिया बनाया है। परंपरागत खेती को पीछे छोड़ सौदान सिंह ने अपनी 4 एकड़ की अनुपयोगी कृषि भूमि में स्ट्रॉबेरी और पपीता की मिठास से अपनी आमदनी को दोगुना कर लिया है। ग्राम बरखेड़ी के किसान सौदान सिंह बताते हैं कि वे पहले परंपरागत तरीके से खेती करते थे। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर कम पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की और ड्रिप एंड मल्चिंग का उपयोग किया। किसान बताते हैं कि 1 एकड़ में पहले वर्ष 2 से 2.5 लाख की आमदनी उनको हुई थी और फिर दूसरे वर्ष में 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त होने लगी। स्ट्रॉबेरी की फसल 4 से 5 माह की होती है और स्ट्रॉबेरी की फसल लेने के बाद से पपीता की फसल के उत्पादन से 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आमदनी वो लेते हैं। श्री कुशवाहा कहते हैं कि पहले मैं इसलिए चिंतित रहता था कि मेरे खेत की मिट्टी की जल धारणा क्षमता कम होने से परंपरागत फसलों से अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत चारा उत्पादन कार्यक्रम जिले में संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम हेतु जिले को 352 मिनी किट्स का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सामान को 216, अजा को 72, अजजा को 64 महिला स्व सहायता समूहों के हितग्राहियों के माध्यम से उप संचालक पशुपालन विभाग द्वारा चारा किट का निःशुल्क वितरण किया जाना है। इस आशय की जानकारी में उप संचालक पशु चिकित्सा श्री कुशवाहा ने बताया कि चारा उत्पादन हेतु प्रत्येक विकास खंड में लगभग 60 हितग्राहियों का चयन पशु चिकित्सालय एवं MRSM के माध्यम से चयन किया जा रहा है। जिन महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन और पशु होना अनिवार्य है एवं चयनित हितग्राहियों को रासायनिक खाद, बायो फर्टिलाइजर और अंशदान के बारे में स्व सहायता समूह को जानकारी देना अनिवार्य होगा। कृषक ओम प्रकाश को सब्जी और मसाला फसलों की खेती में मालामाल कर दिया है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम निमोरा के कृषक ओम प्रकाश जाट को 25 एकड़ खेती से सालाना 30 से 40 लाख की आय हो रही है। उन्हें धनिया की खेती से 4 लाख, मिर्ची से 20 से 25 लाख और करेले की खेती से 30 से 35 लाख रुपए मिल रहे हैं। खर्च निकालकर लगभग 30 से 40 लाख शुद्ध आय हो रही है। कृषक ओम प्रकाश ने खेती की नई तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी आय अब बढ़ रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसान की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीमांत कृषक कुलविंदर सिंह लगातार घट रही पैदावार से काफ़ी परेशान रहते थे। हर साल खेती की लागत तो बढ़ जाती पर उत्पादन नहीं हो रहा था, पर उनकी खेती की आय अब दुगनी हो गई है। सरकार द्वारा संचालित किसान कल्याण योजनाओं को अपनाकर उन्नत खेती शुरू करने में उनकी आय में क्रांतिकारी बढ़ोतरी हुई है। उन्नतशील कृषक के रूप में अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हें 25,000 रुपये के जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ग्वालियर जिले के विकासखंड डबरा के ग्राम सिरोही के निवासी कुलविंदर सिंह बताते हैं कि खेत की मिट्टी की जांच कराए लगातार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर पारंपरिक खेती करते रहे, जिससे जमीन की उत्पादकता बढ़ गई
और खेती में बढ़ोतरी हुई है। लागत और उत्पादन कम मिलने से एक बरगी सो हमने खेती छोड़ने का मन भी बना लिया था, लेकिन उसके बाद अच्छी पैदावार मिलने लगी। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।